अच्छा, एक सवाल है, हम सब जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। बिल्कुल। पर कभी ये सोचा है कि ये सांस लेना इतना जरूरी क्यों है? मतलब अंदर जाकर ये हवा करती क्या है? और क्या पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी दुनिया के बारे में है, पौधों में रेस्पिरेशन। हमारे पास बायोलॉजी की एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर है जो इसी पूरी प्रक्रिया को समझाता है। सही। तो आज का मिशन है ये समझना कि एक पौधा अपने लिए एनर्जी कैसे बनाता है और कैसे इस्तेमाल करता है, और क्या उसका तरीका हमारे तरीके से मिलता जुलता है। चलिए इसकी परतें खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। हर जिंदा चीज को, चाहे वो पौधा हो या जानवर, अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एनर्जी चाहिए। अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मतलब हर चीज के लिए। हाँ, ये एनर्जी आती कहाँ से है? हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये एनर्जी आती है फूड के ऑक्सीडेशन से। बिल्कुल। और पौधों के केस में ये फूड आता है फोटोसिंथेसिस से। हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया वो सूरज की लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अच्छा। और इस केमिकल एनर्जी को वो ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में आप कह सकते हैं कि ताला लगाकर बंद कर देते हैं भविष्य में इस्तेमाल के लिए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो यही मानता था कि पूरा का पूरा पौधा ही धूप से खाना बनाता है। पर सोर्स कहता है कि पौधे के सभी हिस्से फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सिर्फ हरे हिस्से, जिनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जड़ों को या तने के अंदरूनी हिस्सों को खाना भेजना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में खून हर जगह पहुंचता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पौधे के नॉन ग्रीन पार्ट्स जैसे जड़ें, उन्हें भी तो जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये एनर्जी उन्हें मिलती है जब फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड उन तक पहुंचाया जाता है और वो उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। टेक्निकली इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या है ना, ये सेल के अंदर फूड मटेरियल्स को तोड़ने का मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा। जिन कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहा जाता है। आमतौर पर ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन कुछ खास हालात में पौधे प्रोटीन्स, फैट्स और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड्स को भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये फूड टूटता है, क्या सारी एनर्जी एक साथ एक धमाके की तरह निकल जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, और यही इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है। सोचिए, अगर सारी एनर्जी एक ही झटके में निकल जाए तो उसका ज्यादातर हिस्सा गर्मी यानी हीट के रूप में बर्बाद हो जाएगा और सेल को जला भी सकता है। हाँ, ये तो है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड तरीके से होता है। कंट्रोल्ड तरीका मतलब ये एनर्जी एक साथ नहीं निकलती। ये स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस की एक सीरीज में निकलती है, जिसे अलग अलग एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। हर कदम पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है और इस निकलने वाली एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा एक खास मॉलिक्यूल में पकड़कर स्टोर कर लिया जाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, इसे तो मैंने एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से पढ़ा है। बिल्कुल सही। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी सेल को कहीं भी किसी भी काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो वो इस एटीपी के सिक्के को तोड़कर एनर्जी हासिल कर लेता है। मतलब ये एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। एग्जैक्टली, एक रिचार्जेबल बैटरी जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन चार्ज करता है और सेल के बाकी काम उसे डिस्चार्ज करते हैं। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या पौधे सच में सांस लेते हैं? क्या उन्हें भी ये एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। हाँ, इस मायने में कि पौधों को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यानी O2 की जरूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 छोड़ते भी हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन जानवरों की तरह उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हमारे फेफड़े। हाँ, या मछलियों के गिल्स। वैसा कुछ नहीं होता। अगर फेफड़े नहीं है तो फिर ये गैस एक्सचेंज होता कैसे है? O2 अंदर और CO2 बाहर कैसे जाती है? पौधे इसके लिए अपनी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेदों का इस्तेमाल करते हैं। पत्तियों में इन छेदों को स्टोमेटा कहते हैं और तनों में इन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। लेकिन उन्हें हमारी तरह फेफड़ों जैसे बड़े सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? पौधा तो इतना बड़ा होता है। इसके असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, पौधे का हर हिस्सा काफी हद तक आत्मनिर्भर है।
वो अपनी गैस एक्सचेंज की जरूरतें खुद पूरी करता है। मतलब पत्ती अपना देख रही है, तना अपना। बिल्कुल। पत्तियों को जितनी गैस चाहिए वो अपने स्टोमेटा से ले लेती हैं। तने को जितनी चाहिए वो लेंटिसिल से। गैसों को पौधे में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ता। वाह, तो पौधे एक तरह से ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन वाले हैं। उनका हर हिस्सा आत्मनिर्भर है, हमारी तरह नहीं कि पूरे शरीर का बोझ फेफड़ों पर हो। आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि पौधों में गैस एक्सचेंज की डिमांड जानवरों के मुकाबले बहुत कम होती है। उनका मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो होता है। अच्छा। और तीसरा, पौधों में ज्यादातर जीवित सेल्स उनकी सतह के काफी करीब होते हैं। यहाँ तक कि मोटे लकड़ी वाले तनों में भी जीवित कोशिकाएं छाल के ठीक नीचे पतली परतों में ही होती हैं। और अंदर का हिस्सा? अंदर का ज्यादातर हिस्सा तो डेडवुड होता है, जो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो गैसों को ज्यादा गहराई तक जाना ही नहीं पड़ता। समझ गया। और तो और पत्तियों, तनों और जड़ों में जो पेरेन्किमा सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में काफी खाली जगह होती है जो एक इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस नेटवर्क बना देती है, जिससे गैसों का डिफ्यूजन और भी आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि पौधे सांस लेते हैं पर उनका सिस्टम हमसे अलग और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। और इस रेस्पिरेशन का मकसद है ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाना। लेकिन ये करेंसी बनती कैसे है? मतलब सेल इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कैसे करता है? व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्लूकोज को तोड़ने का पहला कदम यानी पहला स्टेज लगभग हर जीवित जीव में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पौधा हो या इंसान, बिल्कुल एक जैसा होता है। हर जीव में? हर जीव में। और इस पहले स्टेज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती। एक मिनट, आप ये कहा कि ये प्रक्रिया सभी जीवों में होती है, ऑक्सीजन हो या ना हो। इसका मतलब ये एवोल्यूशन में बहुत पहले विकसित हुई होगी, शायद तब जब धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। बायोलॉजिस्ट का यही मानना है कि ये प्रक्रिया जीवन के शुरुआती रूपों में से एक है, जो अरबों साल पहले उस समय विकसित हुई जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। वाह। इस यूनिवर्सल पाथवे का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस? ओके। ये शब्द सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, लगता है, पर है नहीं। ये असल में ग्रीक शब्दों से बना है। ग्लाइकोज मतलब शुगर और लाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, स्प्लिटिंग। एग्जैक्टली, शुगर का टूटना। इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसके खोजकर्ताओं गुस्टाफ एमनिन, ऑटो मायरहॉफ और जे पार्नस के सम्मान में ये प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। और इसमें होता क्या है? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को, जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तोड़कर पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। हर पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ओके, 6 से 3 के 2 मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो ये एक तरह का पार्शियल ऑक्सीडेशन है, अधूरा टूटना। ये पूरा काम 10 केमिकल रिएक्शंस की एक चेन में होता है, जिसे अलग-अलग एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। आपने एटीपी की बात की थी, एनर्जी करेंसी की, तो इस प्रोसेस में एटीपी का क्या रोल है? क्या ऊर्जा सिर्फ निकलती है या लगती भी है? अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अच्छा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेल को पहले थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। 2 स्टेप्स पर सेल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए। मतलब पैसे कमाने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। सेल पहले 2 एटीपी इन्वेस्ट करता है, लेकिन प्रक्रिया के अंत में उसे 4 एटीपी वापस मिलते हैं। तो नेट गेन हुआ 2 एटीपी का। हैं जिन्हें NADH+H+ कहते हैं। आप इन्हें एनर्जी चेक्स की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें बाद में सेल कैश करवाकर और ज्यादा एटीपी बना सकता है अगर उसे सही माहौल मिले। तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में सेल के हाथ में 2 एटीपी, 2 NADH और 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स लगते हैं। और आपने कहा कि पाइरुविक एसिड इस प्रक्रिया का की प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा, ये सेल की जरूरतें और हालात तय करते हैं। पाइरुविक एसिड एक चौराहे पर खड़ा है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास ऑक्सीजन है या नहीं। अच्छा, तो इसके पास क्या क्या रास्ते हैं? अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो इसके आगे 3 प्रमुख रास्ते हैं: लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम फर्मेंटेशन पर ध्यान देंगे, जो तब होता है जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती।
एनाएरोबिक कंडीशंस में। बिल्कुल, एनारोबिक कंडीशंस में। फर्मेंटेशन, ये नाम तो सुना हुआ है, जैसे यीस्ट में होता है, जिसे हम बेकिंग या ब्रूइंग में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यीस्ट जैसे कई ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक कंडीशंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। इस प्रक्रिया में वो ग्लाइकोलाइसिस से बने पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और एथेनॉल में बदल देते हैं। एथेनॉल मतलब अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल। इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिससे ब्रेड फूलती है और बियर या वाइन बनती है। और दूसरा रास्ता? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और दिलचस्प बात यह है कि ये हमारी अपनी मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी होता है। हमारे मसल्स में? हाँ, जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। उस ऑक्सीजन डेट की हालत में मसल सेल्स टेम्पररी तौर पर पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलना शुरू कर देते हैं ताकि एनर्जी मिलती रहे। अच्छा, तो वो जो जलन और थकावट होती है वो इसी की वजह से? बिल्कुल, वो जो मांसपेशियों में जलन और थकावट होती है वो इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है। तो फर्मेंटेशन से कितनी एनर्जी मिलती है? क्या ये एक एफिशिएंट प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी बंद होती है, फर्मेंटेशन के जरिए उसका 7% से भी कम हिस्सा रिलीज हो पाता है। बस 7% से भी कम? हाँ, और वो भी सारा का सारा ATP के रूप में कैप्चर नहीं होता। तो ये सर्वाइवल के लिए एक इमरजेंसी प्लान जैसा है, बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में ये भी लिखा है कि ये प्रक्रियाएं हैजर्डस यानी खतरनाक भी हो सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं या तो एसिड मतलब लैक्टिक एसिड या अल्कोहल मतलब इथेनॉल, वो ज्यादा मात्रा में सेल्स के लिए टॉक्सिक यानी जहरीले हो सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार रियल वर्ल्ड कनेक्शन है। बताइए। जब यीस्ट फर्मेंटेशन के जरिए शुगर को अल्कोहल में बदलता है तो जैसे जैसे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है वो यीस्ट के लिए खतरनाक होने लगती है। अच्छा। जब अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन लगभग 13% तक पहुंच जाती है तो यीस्ट अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से जहर खाकर मरने लगता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और यही वजह है कि प्राकृतिक रूप से फर्मेंट की गई शराब जैसे वाइन या बियर कभी भी एक खास अल्कोहल परसेंटेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। क्योंकि यीस्ट उसे बनाने से पहले ही मर जाते हैं। एग्जैक्टली। उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिस्टिलेशन जैसी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यीस्ट जो ये अल्कोहल बनाते हैं एक सीमा के बाद अपने ही बनाए प्रोडक्ट से खत्म हो जाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल से ये साफ हुआ कि पौधे भी हमारी तरह रेस्पायर करते हैं, बस उनका तरीका डिसेंट्रलाइज्ड है, फेफड़ों के बिना। वो भी फूड से एनर्जी निकालने के लिए ATP यानी एनर्जी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरी एनर्जी प्रोडक्शन लाइन का पहला यूनिवर्सल स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जो अरबों साल पुरानी प्रक्रिया है। हमने ये भी देखा कि कैसे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फर्मेंटेशन के जरिए जिंदा रहा जा सकता है, भले ही ये बहुत ज्यादा फायदेमंद सौदा ना हो। ये दिखाता है कि जीवन मुश्किल हालात में भी बने रहने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। ग्लाइकोलाइसिस से बने पायरुविक एसिड को एथेनॉल या लैक्टिक एसिड में बदलकर। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। सोर्स मटेरियल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का जिक्र है, जिसमें CO2 और पानी बनते हैं और कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाँ, कहीं ज्यादा। फर्मेंटेशन में तो 7% से भी कम एनर्जी मिली। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो ग्लूकोज में बंद बाकी 93% एनर्जी को अनलॉक करती है? ये ज्यादा एफिशिएंट प्रक्रिया, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये क्या है और ये कैसे काम करती है? इस पर सोचने के लिए एक बढ़िया विषय है। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आखिर ये जादू होता कैसे है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटने के बाद जो पायरुवेट बनता है, उसकी असली कहानी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू होती है। सवाल यह है कि पायरुवेट का होता क्या है, वो क्रेब्स साइकिल नाम के एक चक्कर में कैसे फंसता है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी स्टेज है जहां एनर्जी का असली खजाना यानी ढेर सारी ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आज हम इन सब परतों को एक एक करके खोलेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है पायरुवेट से,
जो ग्लाइकोलिसिस के बाद साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। अब उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अंदर घुसते ही दो बड़े काम होते हैं। एकदम सही। द फर्स्ट इवेंट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इसका मतलब है कि पायरुवेट को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाएगा, उसके सारे हाइड्रोजन एटम्स छीन लिए जाएंगे और आखिर में सिर्फ 3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के मॉलिक्यूल्स बचेंगे। और दूसरा इवेंट, द सेकेंड इवेंट, is the passing on of the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP. आसान भाषा में कहें तो जो हाइड्रोजन एटम्स छीने नहीं गए, उनसे निकले इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक पहुंचाया जाता है और इसी सफर के दौरान ATP बनाए जाते हैं। दिलचस्प बात है कि ये दोनों काम अलग-अलग जगहों पर होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो काम आता है। पहला प्रोसेस यानी पायरुवेट को तोड़ना माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस में होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस जहां असली एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी दीवार यानी इनर मेम्ब्रेन पर होता है। एक मिनट, तो पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हुआ वो सीधे सीधे साइकिल में नहीं कूद जाता? मुझे लगा था वही मेन फ्यूल है। उसे पहले किसी और चीज में बदलना पड़ता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे पहले तैयार करना पड़ता है। जैसे किसी रेस से पहले कार को पिट स्टॉप में तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुसने के बाद पायरुवेट का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, ये सुनने में काफी भारी शब्द लग रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसे तोड़कर समझते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मॉलिक्यूल निकाल देना, और ऑक्सीडेटिव मतलब इस प्रोसेस के दौरान उससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी छीन लिए जाते हैं। ये पूरा काम एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स करता है जिसका नाम है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। इस काम में उसे कुछ हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। यहाँ वो हेल्पर्स हैं NAD+ और कोएंजाइम A। रुकिए, ये दो नए खिलाड़ी आ गए, NAD+ और कोएंजाइम A। आम भाषा में इनका क्या काम है? क्या ये प्रोसेस में मदद करने वाले टूल्स की तरह हैं? बिल्कुल। आप NAD+ को एक इलेक्ट्रॉन टैक्सी समझ सकते हैं। इसका काम है रिएक्शन से निकले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना और उन्हें आगे एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री तक ले जाना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता है तो ये NADH बन जाता है और कोएंजाइम में एक हेल्पर मॉलिक्यूल है जो पायरुवेट से टूटे हुए हिस्से यानी एसिटाइल ग्रुप को पकड़कर उसे क्रेब्स साइकिल के दरवाजे तक ले जाता है। जब ये एसिटिल ग्रुप से जुड़ता है तो बनता है एसिटिल-CoA। यही वो मॉलिक्यूल है जिसके पास क्रेब्स साइकिल में घुसने का एंट्री पास है। अच्छा, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे। मतलब इस पूरी तैयारी में हमें 2 एसिटिल-CoA, 2 CO2 जो हम सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं और 2 फुली लोडेड इलेक्ट्रॉन टैक्सीज यानी 2 NADH मिले। एग्जैक्टली। और अब ये एसिटिल-CoA उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार है जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या ज्यादातर लोग जिसे क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं कहते हैं। इसका नाम वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे खोजा था। तो अब हमारा एसिटिल-CoA एक गोल चक्कर एक साइकिल में एंटर कर रहा है। यहाँ क्या होता है? क्या यहाँ एनर्जी बनना शुरू होती है? यहाँ कह सकते हैं कि एनर्जी बनाने की तैयारी होती है। ये साइकिल तब शुरू होती है जब एसिटिल-CoA का 2 कार्बन वाला एसिटिल ग्रुप पहले से मैट्रिक्स में मौजूद 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या OAA के साथ जुड़ता है। 4 और 2 मिलकर बनाते हैं 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड। अच्छा, इसी सिट्रिक एसिड की वजह से इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बिल्कुल। और फिर ये सिट्रिक एसिड गोल गोल घूमता है? नहीं, इसके बाद रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज चलती है। इसमें 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी 2 और CO2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और साइकिल के अंत में हमें वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वापस मिल जाता है जो अगले एसिटिल-CoA को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। लेकिन इस गोल चक्कर का असल मकसद क्या है? अगर घूम फिर कर वापस वहीं आना है तो हासिल क्या हुआ? एनर्जी कहाँ है? हासिल हुई वो लोडेड इलेक्ट्रॉन टैक्सीज। देखिए, इस साइकिल के हर चक्कर में सेल बहुत चालाकी से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालता रहता है। इस साइकिल में 3 जगहों पर NAD+ टैक्सीज को लोड करके NADH बनाया जाता है और एक और तरह की टैक्सी FAD+ को लोड करके FADH2 बनाया जाता है। तो असल में क्रेब्स साइकिल का काम सीधे ATP बनाना नहीं है, बल्कि इन एनर्जी कैरियर्स को फ्यूचर यूज के लिए इलेक्ट्रॉन से भरना है।
मतलब ये एक चार्जिंग स्टेशन जैसा है। एकदम सही एनालॉग है। ये NADH और FADH2 एनर्जी के छोटे-छोटे बैटरी पैक्स हैं। वैसे इस साइकिल में एक जगह पर सीधे-सीधे एक ATP या GTP, जो बाद में ATP में बदल जाता है, वो भी बनता है, जिसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन ये बहुत मामूली है। 1 मिनट, मुझे हिसाब लगाने दीजिए। एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोए बने थे, मतलब क्रेब्स साइकिल 2 बार चली। तो हमारे पास अब कुल मिलाकर ग्लाइकोलिसिस और इस प्रेपरेटरी स्टेप से 10 NADH और 2 FADH2 हो गए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतनी लंबी साइकिल के बाद सीधे-सीधे सिर्फ 2 ATP मिले। ये तो अजीब है। सारी मेहनत का फल कहाँ है? इतना झमेला सिर्फ 2 ATP के लिए? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। वो वादा की गई एनर्जी का बड़ा खजाना अभी भी उन लोडेड टैक्सीज NADH और FADH2 में बंद है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां इन बैटरीज को कैश कराया जाएगा। अच्छा, तो अब असली पे ऑफ का समय है। हाँ, अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी दीवार यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। यहाँ एक सिस्टम लगा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। The electron transport system is a series of protein complexes and other molecules that transfer electrons from electron donors to electron acceptors via redox reactions. इसे एक असेंबली लाइन या बिजली घर की तरह समझ सकते हैं। बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन है। NADH और FADH2 हमारी लोडेड टैक्सेस इस लाइन की शुरुआत में आकर अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप कर देती हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक वर्कर से दूसरे वर्कर तक पास होते जाते हैं। ये वर्कर्स असल में बड़े-बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनॉन नाम के एक छोटे कैरियर से होते हुए कॉम्प्लेक्स 3 तक और फिर साइटोक्रोम C नाम के एक मोबाइल कैरियर से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक वर्कर से दूसरे तक जाते हैं, तब क्या होता है? हर बार जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है तो वो थोड़ी सी एनर्जी छोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज जब सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती है तो हर सीढ़ी पर थोड़ी आवाज या एनर्जी निकलती है। सेल इसी निकलती हुई एनर्जी को बहुत चालाकी से इस्तेमाल करता है। लेकिन इस पूरी असेंबली लाइन के अंत में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डेस्टिनेशन। और हमने अब तक ऑक्सीजन की बात नहीं की, जिसके बिना एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। उसका रोल कहाँ है? ऑक्सीजन ही इस कहानी का हीरो है। वो इस असेंबली लाइन के बिल्कुल आखिर में इंतजार कर रहा होता है। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो आखिरी स्टेशन यानी कॉम्प्लेक्स 4 पर पहुंचने वाले थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को और साथ में कुछ प्रोटॉन्स को पकड़ लेता है और पानी H2O बना देता है। तो ऑक्सीजन का काम सिर्फ कचरा साफ करने जैसा है, इलेक्ट्रॉन्स को हटाना ताकि लाइन चलती रहे। इसे क्लीन अप क्रू कहना बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी क्रू है। अगर ऑक्सीजन वहां इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए ना हो तो पूरी असेंबली लाइन जैम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुल जाएगा और एनर्जी बननी बंद हो जाएगी। यही वजह है कि सांस रुकने पर हमारी मौत हो जाती है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन ठप हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से एनर्जी निकल रही है और ऑक्सीजन उस फ्लो को बनाए रख रहा है। लेकिन इस एनर्जी से ATP कैसे बनता है? वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। दिस इज द प्रोसेस इन विच ATP is formed as a result of the transfer of electrons from NADH और FADH2 to O2। जब इलेक्ट्रॉन्स असेंबली लाइन से गुजर रहे थे और एनर्जी छोड़ रहे थे, उस एनर्जी का इस्तेमाल प्रोटॉन्स यानी H+ को मैट्रिक्स से निकालकर इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाली स्पेस, जिसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, में पंप करने के लिए किया जा रहा था। अच्छा, तो सेल एक तरफ सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे करके एक प्रेशर बना रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बांध, एक डैम के पीछे पानी इकट्ठा किया जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और मैट्रिक्स में बहुत कम। इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। अब सेल इस प्रेशर को रिलीज करेगा और इस प्रेशर से टर्बाइन घूमेगी। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। वहां एक 5वां कॉम्प्लेक्स है, ATP सिंथेस, जो एक चमत्कारी मॉलिक्यूलर टर्बाइन है। इट हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स, F0 एंड F1। F0 हिस्सा मेम्ब्रेन में एक चैनल या गेट बनाता है। जब प्रोटॉन्स इस गेट से होकर तेजी से वापस मैट्रिक्स में भागते हैं तो वो F1 हिस्से को घुमा देते हैं, जो कि असली जनरेटर है।
इस घूमने से जो एनर्जी पैदा होती है उसका इस्तेमाल एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाने में किया जाता है। कमाल है। तो सेल पहले एक बायोलॉजिकल डैम बनाता है और फिर उसके गेट खोलकर एटीपी की फसल काटता है। तो अब बताइए, एक लोडेड टैक्सी से कितनी कमाई होती है? एक NADH और एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं? कैलकुलेशंस के हिसाब से एक NADH मॉलिक्यूल जो असेंबली लाइन में थोड़ा पहले इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप करता है, ज्यादा प्रोटॉन्स पंप करवाता है और उससे 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि एक FADH2 जो थोड़ा बाद में एंटर करता है, उससे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब हम पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल कितने एटीपी बने, इसका एक बैलेंस शीट तैयार किया जा सकता है। हाँ, हम एक थ्योरेटिकल बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कुछ अजम्पशंस पर आधारित हैं। जैसे हम मान रहे हैं कि पूरा रास्ता एक के बाद एक बिल्कुल सीधे तरीके से चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस से बना NADH सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच रहा है और रास्ते का कोई भी मॉलिक्यूल किसी और काम के लिए नहीं चुराया जा रहा। और असल सेल में ऐसा नहीं होता होगा, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक साथ हजारों प्रोसेस चल रहे होते हैं। ये पाथवेज बहुत डायनामिक होते हैं। फिर भी अगर हम उन अजम्पशंस के साथ गणना करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से नेट 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फायदा हो सकता है। अब इसकी तुलना फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन से कीजिए, जहां सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। एफिशिएंसी का फर्क जमीन आसमान का है। 38 एटीपी, ये तो जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब तक हम रेस्पिरेशन को एक कैटाबॉलिक प्रोसेस मानते आए हैं, मतलब एक ब्रेकडाउन प्रोसेस जहां चीजें तोड़ी जाती हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं कि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है, लेकिन ये पाथवे इससे कहीं ज्यादा है। Respiratory pathway is best considered as an amphibolic pathway. The term amphibolic means a biochemical pathway that involves both catabolism, breakdown, and anabolism, synthesis. मतलब ये रास्ता टू वे ट्रैफिक जैसा है, चीजें तोड़ी भी जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर इस रास्ते के इंटरमीडिएट्स को बाहर निकालकर कुछ और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी को फैटी एसिड्स बनाने हैं तो वो क्रेब्स साइकिल से एसिटाइल कोए को बाहर निकाल लेगी और उससे फैट बना देगी। अगर उससे कुछ अमाइनो एसिड्स बनाने हैं तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को साइकिल से निकाल लेगी। तो ये पाथवे सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मुहैया कराता है। इसीलिए इसे सिर्फ कैटाबॉलिक कहने के बजाय एम्फीबॉलिक पाथवे कहना ज्यादा सही है। ये तो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। मतलब ये सेल के मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल हब है। आखिर में सोर्सेज में एक और टर्म का जिक्र है, रेस्पिरेटरी कोशेंट या RQ। ये क्या चीज है? RQ या रेस्पिरेटरी कोशेंट एक रेशियो है। इट्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। इससे हमें यह पता चलता है कि सेल फ्यूल के तौर पर क्या इस्तेमाल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स। और ये रेशियो अलग-अलग फ्यूल के लिए अलग होता है। हाँ, जब फ्यूल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है तो RQ ठीक 1 होता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है उतनी ही CO2 निकलती है। लेकिन जब फैट्स का इस्तेमाल होता है तो उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए RQ 1 से कम लगभग 0.7 होता है और प्रोटीन्स के लिए यह लगभग 0.9 होता है। तो किसी जीव का RQ मापकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी इस वक्त कौन सा फ्यूल जला रही है। तो कुल मिलाकर हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के उस सफर को देखा जो साइटोप्लाज्म से शुरू होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और फिर उसकी इनर मेम्ब्रेन पर खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे क्रेब्स साइकिल में एनर्जी कैरियर्स को चार्ज किया गया और फिर कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक बायोलॉजिकल डैम बनाकर ATP सिंथेज की टर्बाइन को घुमाया और एनर्जी का खजाना बनाया। हमने ऑक्सीजन के जरूरी किरदार को भी समझा, जो पूरी असेंबली लाइन को जाम होने से बचाता है, और ये भी जाना कि ये पाथवे सिर्फ एनर्जी देने वाली मशीन नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर शरीर के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री भी है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने देखा कि ये रेस्पिरेटरी पाथवे एनर्जी और सिंथेसिस दोनों के लिए कितना सेंट्रल और ज़रूरी है। तो सोचिए, अगर इस इतने जटिल और फाइनली ट्यून्ड सिस्टम का एक छोटा सा एंजाइम भी काम करना बंद कर दे या कोई केमिकल उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर दे,
तो एक सेल के पूरे स्वास्थ्य और कामकाज पर उसका कितना विनाशकारी असर पड़ सकता है, यह हमें इस पाथवे की जबरदस्त एफिशिएंसी के साथ साथ उसकी नाजुकता का भी एहसास दिलाता है।